गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पीछे के जो वीडियो हैं वो भी आपने ज़रूर देखे होंगे। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्रोकैरियोटिक सेल्स। बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपकी समझ के लिए और इस पर हम चर्चा करते हैं आज कि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं। सेल्स एक्चुअल में दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, तो आज हम प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन क्लास। टॉपिक क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। ओके, प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं वो क्या हैं? इससे पूर्व में हमने जो है सेल्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त की थी कि कोशिका जो होती है उसके खोज किसने की, उसके अंदर कौन कौन से जो होते हैं कोशिकांग वगैरह होते हैं। ठीक है, तो वो जो है वो सब चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, कोशिकाएं एक्चुअल में दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो प्रोकैरियोटिक होती है और दूसरी यूकैरियोटिक होती है। कौन सी होती है? यूकैरियोटिक। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनके बारे में अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। प्रोकैरियो, देखिए ये जो शब्द है प्रोकैरियो, दो शब्द यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं, एक तो प्रो और दूसरा आ रहा है कैरियो। प्रो का मतलब होता है प्रारंभिक। क्या होता है? प्रारंभिक। और कैरियो से मतलब यहाँ पर केंद्रक से होता है। ठीक है, ध्यान रखना, प्रारंभिक केंद्रक युक्त जो कोशिकाएं होती हैं, प्रारंभिक केंद्रक युक्त जो कोशिकाएं होती हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, प्रारंभिक केंद्रक क्या होता है? देखो, जो सबसे पहले बनने वाली यानी कि प्रारंभिक जो केंद्रक बने थे उनमें क्या था कि एक केंद्रक की जब हम कल्पना करते हैं तो ये बताते हैं कि एक केंद्रक जो होता है उसके अंदर क्या उपस्थित होता है? मैट्रिक्स भरा हुआ रहता है और ये मैट्रिक्स जो होता है एक आनुवंशिक पदार्थ के रूप में होता है। ठीक है, यानी कि डीएनए आरएनए हो सकता है। बट दूसरी बात, इसके अंदर और भी बहुत सारी जैसे केंद्रिका वगैरह इस तरह की दूसरी चीजें भी उपस्थित होती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इसके अंदर का जो द्रव्य होता है इसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और इसके चारों ओर उपस्थित जो ये आपको झिल्ली नजर आ रही है डियर स्टूडेंट, ये क्या कहलाती है? केंद्रक झिल्ली कहलाती है। क्या कहलाती है? केंद्रक झिल्ली कहलाती है। ओके, अब बात हम करते हैं प्रोकैरियोटिक। ये तो एक केंद्रक जो सामान्यतः केंद्रक की जो स्ट्रक्चर होती है वो हमने आपको बताई है। ठीक है, अब प्रारंभिक केंद्रक क्या होते हैं? प्रारंभिक केंद्रक वे होते हैं जिनमें केंद्रक कला जो होती है वो अनुपस्थित होती है। ठीक है, जिनमें केंद्रक कला कैसी रहती है? अनुपस्थित होती है, अर्थात जो केंद्रक द्रव्य होता है या उसके अंदर भरा हुआ जो मैटर है वो कोशिका द्रव्य में ही बिखरा पड़ा रहता है। ठीक है, तो अब हम परिभाषा की बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या होगी। मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। ऐसी कोशिकाएं जिनमें प्रारंभिक केंद्रक पाया जाता है, जिनमें प्रारंभिक केंद्रक पाया जाता है, अर्थात जो ऐसी कोशिकाएं जिनमें प्रारंभिक केंद्रक पाया जाता है अर्थात केंद्रक झिल्ली विहीन होता है। ठीक है, कैसा होता है? झिल्ली विहीन होता है, अर्थात उसके चारों ओर झिल्ली उपस्थित नहीं होती। समझ गए? झिल्ली उपस्थित नहीं होती। और दूसरी चीज एक याद रखना कि इस तरह का जो केंद्रक होता है, यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, कई बाद में आप कंफ्यूज होंगे। इस प्रकार के केंद्रक को केंद्रकाभ कहते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रकाभ, यानी कि न्यूक्लियोड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोड बोला जाता है इसको। ठीक है, केंद्रकाभ कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन से संबंधित बात होगी, बड़ी आसान है। प्रोकैरियो, प्रो मतलब प्रारंभिक, कैरियो मीन्स केंद्रक, अर्थात ऐसी कोशिकाएं
जिनमें प्रारंभिक केंद्रक उपस्थित होता है वे कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। डेफिनेशन के अनुसार भी यही कहा गया है कि जिनमें प्रारंभिक केंद्रक पाया जाता है, अर्थात जिनमें केंद्रक जो होता है वो झिल्ली विहीन होता है, अर्थात केंद्रक के चारों ओर झिल्ली या केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, ऐसी जो कोशिकाएं होती हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की आप बात करें, जैसे अगर उदाहरण के तौर पर हम देखें तो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे जीवाणु, जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत आते हैं। एक्चुअल में प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं या उनसे बनने वाले जो जीव होते हैं वो हमेशा एक कोश की होते हैं, ये भी ध्यान रखना। जीवाणु, नील हरित शैवाल, नील हरित जो शैवाल होते हैं, एक्चुअल में नाम के पीछे तो शैवाल लिखा हुआ है बट ये बैक्टीरिया होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, जीवाणु, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा ध्यान आ रहा है? माइकोप्लाज्मा क्या है? माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है, जीवाणु, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा या PPLO। ठीक है, अगर PPLO की फुल फॉर्म की बात करें तो PPLO का मतलब क्या होता है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म या प्लूरो जीव। समझ गए? ये प्लूरो PPLO की फुल फॉर्म होती है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये एग्जांपल है इसके। जीवाणु कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक होती हैं, नीले हरे शैवाल जो होते हैं वो भी प्रोकैरियोटिक ही होते हैं। एक्चुअल में शैवाल यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन ये बैक्टीरिया होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, और माइकोप्लाज्मा जो कि सबसे छोटी कोशिका होती है ये भी क्या होती है? एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। तथा प्लूरो लाइक ऑर्गेनिज्म यानी कि PPLO जो होते हैं ये भी क्या होते हैं? ये भी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए परिभाषा के रूप में। ओके, नेक्स्ट आप लिख सकते हैं इसके अंदर कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। क्या उपस्थित होती है? कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। एक्चुअल में कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उनमें भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। ठीक है, और एक ऐसा प्रोकैरियोटिक जीव है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, उसका मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल लिख सकता हूँ। इस तरह की चीजें आपको ठीक है तैयार करती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती है। ठीक है, एस्पेक्ट किसके अलावा? माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। ठीक है, सॉरी, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा को छोड़कर, राइट। केवल माइकोप्लाज्मा को अगर छोड़ दें तो बाकी जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव हैं या प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उन सभी में सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, और माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल यहाँ पे नहीं पाई जाती। ठीक है, नोट कीजिए इसको। बेटा दो टर्म ऊपर का। ओके, तो यहाँ तक की जानकारी आपको शायद समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, और अगला पॉइंट प्रोकैरियोटिक से संबंधित क्या है कि हम कह सकते हैं कि इन कोशिकाओं में केंद्रक
केंद्रक झिल्ली विहीन होता है। केंद्रक झिल्ली विहीन होता है, अर्थात उसके अंदर क्या नहीं पाई जाती, चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, नेक्ड होता है, ठीक है, इन्वॉल्व नहीं होता किसी प्रकार से। और यानी कि कह सकते हैं कि इन कोशिकाओं में केंद्रक जो होता है वो केंद्रक झिल्ली विहीन होता है, चारों तरफ जो होती है वो केंद्रक झिल्ली एब्सेंट होती है, अर्थात आनुवंशिक पदार्थ जो उसके अंदर भरा हुआ है, अर्थात आनुवंशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में बिखरा होता है, ठीक है, बिखरा या निलंबित भी लिख सकते हैं, ठीक है, बिखरा होता है कह सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि केंद्रक जो होता है वो किसे धारण करता है, आनुवंशिक पदार्थ को धारण करता है, डीएनए या आरएनए के रूप में आनुवंशिक पदार्थ हो सकता है। तो ये कह सकते हैं कि ये जो कोशिकाएं होती हैं इनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाए जाने के कारण इनके अंदर भरा हुआ जो आनुवंशिक पदार्थ है, इसे आगे कोष्टक में आप लिख सकते हैं डीएनए, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, डीएनए। जो डीएनए होता है वो कोशिका द्रव्य में कैसा रहता है, निलंबित रहता है, कैसा रहता है, निलंबित रहता है, ठीक है, कोशिका द्रव्य में निलंबित रहता है। इनमें इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान रखना है, इसको अक्सर छोटे क्वेश्चनों में इसको पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ इस लाइन के आगे में। इनमें आनुवंशिक डीएनए के अलावा एक वर्तुल डीएनए भी पाया जाता है, ध्यान रखना। इनमें आनुवंशिक जो डीएनए है उसके अलावा क्या पाया जाता है, एक वर्तुल डीएनए भी पाया जाता है, ठीक है। कैसा डीएनए उपस्थित होता है, वर्तुल डीएनए, ठीक है, पाया जाता है, जिसे या एकल डीएनए भी आप इसे कह सकते हैं, वर्तुल डीएनए पाया जाता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि अतिरिक्त गुणसूत्रीय संरचनाएं होती हैं, ये भी याद रखेंगे। क्या कह, अगर दूसरे रूप में अगर इसे परिभाषित किया जाए या केवल आपसे पूछा जाए कि प्लाज्मिड क्या होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, प्लाज्मिड क्या होते हैं। प्लाज्मिड जीवाणु कोशिकाओं में आनुवंशिक डीएनए के अलावा पाई जाने वाली अतिरिक्त गुणसूत्रीय जो संरचनाएं होती हैं या वर्तुल जो डीएनए होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्लाज्मिड क्या होते हैं, ठीक है। बड़ी कक्षाओं में यानी कि 11वीं और 12वीं जो क्लास है उसके अंदर या आगे की जो फर्स्ट ईयर वगैरह है उसमें प्लाज्मिड के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जो प्लाज्मिड जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनमें जो डीएनए होता है उसके अलावा एक और गुणसूत्रीय संरचना पाई जाती है और इस गुणसूत्रीय संरचना को हम प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं, ठीक है, या जो कि एक गोलाकार यानी कि वर्तुल डीएनए होता है, ध्यान रखना इसको। ये इसमें मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, वर्तुल डीएनए, ठीक है, यानी कि जिसे क्या कहा जाता है, जिसे प्लाज्मिड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक लेंगे प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, तो इसे मैं मिटा देता हूँ, नोट कर लो इसको। संरचना, ठीक है, संरचना की बात करें या फिर हम इन्वॉल्व लोग भी कह सकते हैं, यानी कि जो कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, जो सेल है इसमें क्या क्या उपस्थित होता है, किस तरह से,
तो वो सारी चीज़ें इस संरचना से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। मैं एक चित्र बना रहा हूँ आपके सामने, आप उसे अच्छी तरह से देखेंगे। इधर बना देता हूँ, इधर लिख लेंगे। एक जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो भी एक यूकैरियोटिक कोशिका की तरह ही आकार में होती है, ठीक है। इसे हम कहते हैं इसकी कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के बाहर की ओर क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है, केवल एक जीव को छोड़ के, और उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो होता है उसमें क्या उपस्थित नहीं होती? उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। बाकी जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव हैं उन सभी में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। तो ये कोशिका भित्ति है। इसके चारों ओर एक और आवरण पाया जाता है, इस तरह का, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है हमारी जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनकी। ओके, इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर होती है हमारी जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनकी। अब चित्र को हम लिखने के साथ साथ बढ़ाते रहेंगे कि आखिर में है क्या चीजें ये सब। ओके, ये हमारा डायग्राम आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये क्या है? ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। अब इसकी अगर हम अलग अलग बात करें तो हम देखते हैं कि कोशिकाएं जो होती हैं, अगर संरचना में अगर आपको नोट करना पड़े तो आप क्या लिखेंगे? ठीक है, कोशिका यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। कोशिका 3 स्तरों से मिलकर बनी होती है, 3 स्तरों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। 3 स्तर होते हैं, 3 स्तरों से मिलकर बनी होती है। अगर पहले स्तर की बात करें, नंबर 1 ग्लाइकोकैलिक्स होता है, पहला जो बाह्य स्तर होता है, सबसे बाह्य स्तर, ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोकैलिक्स। ध्यान रखना इस नाम को। 3 स्तर होते हैं। सबसे बाहर का जो ये मैंने आपको आपके सामने जो ये इस तरह से डार्क किया हुआ है, ये क्या कहलाता है माय डियर स्टूडेंट? ये होता है ग्लाइकोलाइक। क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स। ओके। सेकंड जो होता है मध्य स्तर, आपको नजर आ रहा है। मध्य स्तर इसका क्या होता है? कोशिका भित्ति। क्या होता है? कोशिका भित्ति होता है, ठीक है। और अगर हम तीसरे स्तर की बात करें तो इसका जो थर्ड स्तर होता है, यानी कि अंतिम या भीतरी जो अंतः स्तर होता है, ठीक है, पत्थर वाला जो स्तर होता है अंतः स्तर, वो होता है कोशिका झिल्ली, ठीक है। क्या होता है? कोशिका झिल्ली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोशिका जो होती है, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है, वो 3 स्तरों से मिलकर बनी होती है, सराउंडेड होती है चारों ओर से। सबसे बाह्य स्तर ये होता है। इस सबसे बाह्य स्तर को क्या कहते हैं हम? इसको हम कहते हैं ग्लाइको, क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। ध्यान रखना, क्या कहलाता है ये? ग्लाइकोकैलिक्स कहलाता है। जो मोटा स्तर आपको नजर आ रहा है ये ग्लाइकोकैलिक्स है, जो कि प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो स्तर होता है इसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। ध्यान रखना, क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति कहलाता है। और अंतिम जो है ये वाला जो होता है भीतर वाला, ये होता है कोशिका झिल्ली, ठीक है। क्या होता है? कोशिका झिल्ली होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कोशिका झिल्ली कहलाता है। अब देखिए दूसरी, इससे अगले एक पॉइंट की अगर हम बात करें, अब हम तीनों स्तरों के बारे में अलग अलग बात करते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है, यानी कि सबसे बाहरी जो परत होती है, ठीक है, वो क्या होती है कि अलग अलग जो जीव होते हैं, अलग अलग जो प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं, उनमें अलग अलग क्या बनाती है? संगठन की होती है, ठीक है। अर्थात जो बाह्य स्तर होता है ग्लाइकोकैलिक्स का संगठन जो होता है वो जीवों में अलग अलग होता है, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स यानी कि जो बाह्य स्तर होता है का संगठन जीवों में कैसा होता है? अलग अलग होता है, ठीक है। कैसा होता है? अलग अलग होता है। जैसे अगर हम बात करें किस किस तरह से, जैसे यदि
स्तर ढीला आच्छादित है, ध्यान देना इसको, यदि स्तर कैसा है, ढीला आच्छादित है या ढीला आच्छाद है, तो इसे क्या बोलेंगे, अवपंक परत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अवपंक परत या स्माइल स्तर, क्या कहेंगे, अवपंक परत या स्माइल लेयर, क्या बोलते हैं, स्माइल लेयर। ठीक है, इस स्तर अगर ढीला आच्छादित है, इन्वोलोप इसका कैसा है, ठीक है, यानी कि अगर ये कैसा है, लूज सिक है, तो इसे हम अवपंक परत कहेंगे या स्माइल लेयर कहेंगे। ये ध्यान रखना, ये है तो ग्लाइकोकैलिक्स, लेकिन अगर ये ढीली बंधी हुई है, कोशिका भित्ति से बिल्कुल टाइट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इसे हम क्या कहेंगे, अवपंक परत यानी कि स्माइल लेयर कहेंगे। ठीक है, तो इसे अवपंक परत कहते हैं। तथा यदि यह मोटा स्तर कैसा है, यदि मोटा व सख्त है, टाइट मीन्स, ठीक है, सख्त है, तो इसे क्या बोलेंगे, तो इसे कैप्सूल कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे कैप्सूल कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ज्यादातर जो जीवाणु कोशिकाएं होती हैं उनमें कैप्सूल होता है, ठीक है, जबकि पीपीएलओ जो होता है उसके अंदर स्माइल लेयर पाई जाती है। ठीक है ना, समझ रहे हो। तो यदि स्तर ढीला आच्छादित है, कौन सा, ग्लाइकोकैलिक्स अगर बिल्कुल ढीला है, तो इस स्थिति में ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है उसे हम किस नाम से जानेंगे, स्माइल लेयर के नाम से जानेंगे, अवपंक परत के नाम से जानेंगे। लेकिन अगर ये कैसा है, ये सख्त है, टाइट है, मोटा स्तर है, तो इसे हम क्या कहेंगे, तो माय डियर स्टूडेंट, इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे कैप्सूल। क्या बोलते हैं, कैप्सूल कहेंगे। तो यहाँ ग्लाइकोकैलिक्स जो है इसे आप क्या लिख सकते हैं, कैप्सूल लिख सकते हैं। मान लीजिए कि हमने एक जीवाणु कोशिका का चित्र बनाया हुआ है, तो जीवाणु कोशिका का अगर हम चित्र बनाएंगे तो बाह्य जो सबसे बाहरी परत है ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो क्या कहलाएगी, वो कैप्सूल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कैप्सूल कहलाएगी। ठीक है, अब इसके पश्चात देखिए, ये तो हो गई बाह्य स्तर की बात, समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह से। मैं इसको मिटा देता हूँ। इसके बाद हम कोशिका भित्ति की बात करते हैं। तो कोशिका भित्ति के बारे में कुछ ज्यादा वो नहीं है, ठीक है। उतार लिया, इसको नोट करते रहना साथ साथ, ठीक है। चित्र बना हुआ रहेगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। स्क्रीनशॉट लेके और जब उतारा करो अच्छी तरह से। नेक्स्ट यदि हम बात करें कोशिका भित्ति की, तो कोशिका जो भित्ति होती है, कोशिका भित्ति का कार्य कोशिका के आकार को बनाए रखना होता है, ठीक है, समझ गए। इसके अलावा कोई ज्यादा इसका कोई कार्य नहीं होता है। तीसरा जो नंबर आ जाता है वो कोशिका झिल्ली का आ जाता है, ठीक है। कोशिका झिल्ली जो होती है, यानी कि जीवाणुओं में मैं एक उक्त जीव का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। जीवाणुओं में या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, जीवाणुओं में कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य होती है। कैसी होती है, चयनात्मक, यानी कि सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। चयनात्मक पारगम्य, चयनात्मक पारगम्य होती है, ठीक है, ओके। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, और यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, जो मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, कोशिका झिल्ली के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। कोशिका झिल्ली कोशिका द्रव में, जो यानी कि जो इसकी जो ये कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका द्रव में
उभर कर भीतर की ओर, ठीक है, उभर कर या अंतर्वलित होकर, शुद्ध हिंदी लिख लीजिए, अंतर्वलित, ठीक है, इनविलोप्ड होकर, अंतर्वलित होकर मीसोसोम बनाती है। क्या बनाती है? मीसोसोम बनाती है। ध्यान रखना, क्या बनाती है? मीसोसोम नामक स्ट्रक्चर बनाती है। देखिए चित्र की तरफ, ये सबसे अंदर की जो परत आपको नजर आ रही है कोशिका झिल्ली है। अब ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये अंदर की ओर इस तरह से क्या हो जाती है? अंतर्वलित हो जाती है जगह जगह से, ठीक है, उभार से बन जाते हैं इसके अंदर। और इन उभारों को हम किस नाम से जानते हैं? ये जो उभार होते हैं ये माय डियर स्टूडेंट किसके नाम से जाने जाते हैं? मीसोसोम के नाम से जाने जाते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, किसके नाम से जाने जाते हैं? मीसोसोम के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। ये क्या कहलाते हैं? मीसोसोम कहलाते हैं। अब यहाँ पर आगे एक लाइन और लिख सकते हैं आप इसी में इंपॉर्टेंट में, क्या? मीसोसोम, मीसोसोम जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया के, ध्यान रखना किसके? माइटोकॉन्ड्रिया के समान कार्य करते हैं, अर्थात श्वसन संबंधी कार्य करते हैं। अगर यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो उनके अंदर जो श्वसन का काम करता है, ठीक है, श्वसन का कार्य करने वाला जो अंग होता है वो क्या होता है? वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसी के समान जो होते हैं यहाँ पर मीसोसोम कार्य करते हैं। क्या करते हैं? मीसोसोम जो होते हैं वो यहाँ पर कार्य कंप्लीट करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। ये मीसोसोम उभार जो होते हैं, यानी कि जो कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से बनने वाली जो स्ट्रक्चर होती है वो मीसोसोम कहलाती है। और मीसोसोम जो होती है वो जीवाणु कोशिकाओं में किसका कार्य करती है? श्वसन का कार्य करती है। जिस तरह से यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करता है, सेम उसी प्रकार से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मीसोसोम जो होती हैं वो कार्य करती हैं, ठीक है। तो ये अंतर्वलन हो गया। इसके पश्चात और अगर हम बात करें तो इसके अंदर जीवाणु जो होती है कोशिका, इसके अंदर और क्या क्या चीजें हो सकती हैं शामिल? नेक्स्ट आप लिख सकते हैं इन कोशिकाओं में डीएनए पदार्थ कोशिका द्रव्य में बिखरा पड़ा होता है, ठीक है, कैसा होता है? उसी के अंदर बिखरा पड़ा रहता है, जिसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड कह सकते हैं या केंद्र काव्य कहते हैं, समझ गए, ठीक है। या फिर केंद्र काव्य जो पूरी स्ट्रक्चर होती है, आप ये लिख सकते हैं कि कोशिकाओं में डीएनए जो पदार्थ होता है वो कोशिका द्रव में निलंबित रहता है, उसी के अंदर पड़ा हुआ होता है। जैसे यहाँ पे मैं बना देता हूँ, इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है, ठीक है। ये आपको जो नजर आ रहा है, समझ गए, ये क्या है? ये आनुवंशिक पदार्थ है, या न्यूक्लियोइड कह सकते हैं आप उसको, या आप इसे क्या कह सकते हैं? इसे आप केंद्रकाव कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? केंद्रकाव, ठीक है, या न्यूक्लियोइड कह सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या चीजें इसके अंदर उपस्थित होती हैं? नेक्स्ट आप लिख सकते हैं इनमें 70S प्रकार के, ध्यान रखना, 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं।
70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं, ठीक है, यानी कि राइबोसोम तो यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग, इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। इनमें झिल्ली युक्त जो अन्य जो कोशिकांग होते हैं, जो एक कोशिकांग पाए जा सकते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, गोल्जी काय है, ठीक है ना, या फिर दूसरे अंतर ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सब इनमें नहीं पाए जाते क्योंकि वो सारे के सारे कैसे होते हैं, झिल्ली युक्त होते हैं। एक कोशिकांग पाया जाता है जो राइबोसोम होता है, बट राइबोसोम झिल्ली विहीन कोशिकांग है, ये याद रखना। राइबोसोम कैसा है, झिल्ली विहीन कोशिकांग होता है, इसलिए ये इनमें उपस्थित होता है। और उसकी भी जो नेचर होती है वो 70S प्रकार की होती है, अर्थात 2 इकाइयाँ होती हैं, 50S और 30S प्रकार की, ठीक है। इसके अलावा इनके अंदर क्या पाया जाता है, प्लाज्मिड उपस्थित होता है, जो हम पहले नोट कर चुके हैं। तो ये इनकी स्ट्रक्चर से संबंधित है। स्ट्रक्चर को मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। बाह्य आवरण ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, कोशिका भित्ति हो, कोशिका झिल्ली होगी। कोशिका झिल्ली की जो अंतर्वलन है वो क्या कहलाएंगे, मिसोसोम कहलाएंगे। ये DNA आनुवंशिक पदार्थ है जो कि क्या कहलाता है, केंद्रकाभ कहलाता है। इसके अलावा छोटी छोटी इस तरह की स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हैं जो कि क्या कहलाती हैं, जो प्लाज्मिड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, प्लाज्मिड कहलाती हैं, राइट। और ये सारा का सारा इसके अंदर मैटर भरा हुआ होता है। कहीं कहीं आप क्या दिखा सकते हैं, स्वतंत्र राइबोसोम भी दिखा सकते हैं, राइबोसोम भी इसके अंदर उपस्थित होते हैं। सो ये इसकी स्ट्रक्चर है, इसे बिल्कुल अच्छी तरह से बना लेना, ध्यान रखना क्या क्या उपस्थित होता है। इसके अलावा जब हमने जीवाणु कोशिका को बनाया है तो यहाँ से क्या निकलते हैं, इसमें इसके अंदर फ्लैजिला होते हैं। ये क्या कहलाते हैं, फ्लैजिला, जो कि इन्हें गति प्रदान करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं जीवाणु जो होते हैं वो गतिशील संरचनाएं होती हैं, गतिशील कोशिकाएं होती हैं, और इन्हीं फ्लैजिला के माध्यम से वो क्या करती हैं, गति करती हैं। तो ये स्ट्रक्चर है इसकी, इसको याद रखेंगे अच्छी तरह से, जो आपको नोट कराया है। प्रोकैरियोटिक के बारे में मैंने कंप्लीट संपूर्ण आपको जानकारी बता चुका हूँ मैं आपको, उनकी परिभाषा, उनके उदाहरण, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। सो आई होप आपको क्लास जो है वो बिल्कुल अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है अपना वीडियो जो आएगा, उसमें हम यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उन यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में डिटेल से बताएंगे। उनके अंदर पाए जाने वाले जो कोशिकांग हैं उनके बारे में अलग अलग रूप से हम पढ़ेंगे, ठीक है। कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, अंतर्द्रव्यी जालिका क्या होती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, लाइसोसोम क्या होते हैं, ठीक है, कि इनके द्वारा इनकी खोज की गई, क्या इनके फंक्शन है हमारी कोशिकाओं में, ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।